अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, गुजरात फाइल की पहले सीज़न का पहला एपिसोड जो है आपने देखा, उसमें जो शाहिद आज़मी के बारे में था। जो गुजरात फाइल में जो लिखा हुआ है, राना अयूब और शाहिद आज़मी ने अपने बारे में जो लिखा है, मैंने उसके बारे में पढ़ के बताया। ये जो तो पहले सीज़न का दूसरा एपिसोड है और इसमें जो है सोहराबुद्दीन जो इनकाउंटर हुआ था उसके बारे में राना अयूब ने लिखा है। तो मैं आज उसके बारे में पढ़ने जा रहा हूँ और उसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट, आप लोग बहुत ध्यान से सुने, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सच्चाई जो है आम लोगों तक भी पहुँचे, जिन लोगों तक अभी तक नहीं पहुँची है। चलते बिस्मिल्लाह पढ़ते। साल 2007 में इस मामूली सी अपराधी सोहराबुद्दीन की एक फर्जी मुठभेड़ में हत्या करने के मामले में गुजरात के 3 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उस समय सुर्खियों में आए थे, जब उनके ही करीबी साथी रजनीश राय ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। डीजीपी बंजारा और राजकुमार पांडियन जेल की सलाखों के पीछे थे। वे उस समय मोदी सरकार के सबसे ज़्यादा वफादार अधिकारी थे और उन दिनों उनका बड़ा रुतबा था। अखबारों में रोज़ाना उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसों की तस्वीरें चमका करती थी। ये वही अधिकारी थे जिन्होंने पहले 2004 में हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी की हत्या करने की नीयत से आए कथित जिहादियों को सफलतापूर्ण खोजने के बाद मार डाला था। उनकी गिरफ्तारी ने निश्चित रूप से पूरे देश में ध्यान आकर्षित किया था। एक टेलीविज़न समाचार चैनल में 2007 में राजनीतिक पत्रकार के बतौर नौकरी हासिल करने के बाद मेरे जिम्मे पहला काम उसी साल गुजरात चुनाव को कवर करना था। ज़्यादातर विश्लेषकों का पूर्वानुमान था कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बड़ी जीत हासिल करेंगे। साल 2002 के गुजरात दंगों ने समाज का ध्रुवीकरण कर दिया था और बहुसंख्यक हिंदू आबादी ने उन्हें अपना नायक बना दिया था। लिहाजा 2007 में उनकी शानदार जीत मुश्किल नहीं दिखाई दे रही थी। मैं अपने कैमरामैन के साथ उनकी पहली चुनावी रैली में पहुंची। मैं ठीक से याद नहीं कर पा रही हूं, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, उस रैली का आयोजन गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किया था। नरेंद्र मोदी मंच पर अपने दाएं हाथ अमित शाह के साथ थे। इसके अलावा कई अन्य मंत्री भी मौजूद थे। मैं कई और राजनीतिक रैलियां भी कवर कर चुकी थी और मुझे पहले महसूस हुआ कि इस रैली में उनसे अलग कुछ भी नहीं था। लेकिन दिल्ली बैठे मेरे प्रोड्यूसर मुझे पहले ही बता चुके थे कि मोदी को भड़काऊ भाषण देने में महारत है और उस दिन भी उन्होंने मुझे निराश नहीं किया। वो बोले, सोहराबुद्दीन, वो मुझसे पूछते हैं कि सोहराबुद्दीन जैसे आतंकवादी के साथ मैं क्या करूं? भीड़ खुशी जाहिर करती है। पहली कतार में बैठी औरतों ने ज़ोरों से तालियां बजाई। पहली कतार हमेशा उन्हीं के लिए आरक्षित रहती थी, क्योंकि माना जाता रहा है कि मोदी गुजरात में महिलाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। लेखक आकार पटेल ने तो अपने एक कॉलम में लिख दिया था कि गुजराती महिलाओं के लिए मोदी एक सेक्स सिंबल है। बहरहाल भीड़ की प्रतिक्रिया अपेक्षित ही थी। उसे मार दो, उसे मार दो। मुझे वो किसी रोमन रंगमंच सरीखा नज़र आ रहा था। भाषण मियां मुशर्रफ और दिल्ली की सल्तनत सरीखे अटाचपूर्ण उल्लेखों के साथ जारी रहता है। जब भाषण ख़त्म हुआ तो मोदी मंच से उतरे और गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य उन्हें फूल माला पहनाने लगे। भीड़ उनके चारों तरफ इकट्ठा हो गई। मैं सुरक्षा घेरे को चीरती हुई आगे बढ़ी और उत्तेजना में अपने कैमरामैन पर चिल्ला रही थी। जो मेरे पीछे आने के लिए भीड़ से जूझ रहा था। मोदी जी, एक सवाल। क्या इत्तेफाक था कि अपने समर्थकों और सुरक्षा घेरे से घिरा हुआ वो शख्स शायद एक राजनीतिक सवाल की उम्मीद में मेरी तरफ मुड़ा और देखने लगा। मोदी जी गुजरात में, यानी ये सवाल कर रही हैं, वो सवाल है
मोदी गुजरात में 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है और उन पर सोहराबुद्दीन की फर्जी मुठभेड़ में हत्या करने का आरोप लगा है। जवाब की उम्मीद में मैंने अपना माइक उनकी तरफ बढ़ाया, लेकिन वो पल कैमरामैन के नाम हो गया। नरेंद्र मोदी ने लगभग 10 सेकंड के लिए मुझे घूरा और फिर चल दी। उनके मंत्री ने मुझे हिकारत भरी निगाहों से देखा। यह मेरा उस व्यक्ति से पहला आमना सामना था जो अब देश के उच्चतम शासकीय पद पर आसीन है, यानी प्रधानमंत्री है। निश्चित ही सोहराबुद्दीन की कहानी सामने लाने लायक थी और ये मौका इनकलाब अखबार पढ़ रही मेरी माँ के जरिए खुद ही मेरे सामने आ गया था। एक झटके में मैं स्थानीय साइबर कैफ़े चल पड़ी। सोहराबुद्दीन से जुड़े इंटरनेट पर मौजूद सारे लिंक्स इस मामले की सीबीआई जांच और गुजरात के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अभय चुडासमा की गिरफ्तारी की खबरों की ओर ले जाते थे। मैं चुडासमा से परिचित थी। 1 साल पहले ही उसने मुझे फ़ोन पर धमकाया था जब मैंने गुजरात बम धमाके के मामले में उनके एक मुख्य गवाह का कबूलनामा प्रकाशित किया था। चुडासमा, जाओ बेटा, अभी मैं पढ़ रहा हूँ ना, अभी बोलता, रुको पढ़ लो फिर। चुडासमा गुजरात बम धमाके की जांच का मुख्य अधिकारी था। धमाकों के तार आखिरकार इंडियन मुजाहिदीन नाम के एक संगठन से जोड़े गए थे। चुडासमा राज्य के सबसे तेज़ तर्रार और मीडिया में छाए रहने वाले अफसरों में से एक था। यह चर्चा आम थी कि वो गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह का करीबी था, लेकिन चुडासमा उन बाकी अफसरों से अलग था जो जल्दी ही खासी शोहरत हासिल कर चुके थे। आगे जाकर जो खुलासे होने वाले थे उनके अनुसार वो जालसाजों और हवाला लेने देने करने वालों से सौदेबाजी करने में बड़ा कुशल था और सोहराबुद्दीन भी उसका पाला हुआ गुर्गा ही निकला। पाला हुआ गुर्गा ही निकला। प्रिंट आउट निकालकर और अपनी टिप्पणियाँ तैयार करने के बाद मैंने दिल्ली में अपने संपादकों शोमा चौधरी और तरुण तेजपाल को इस मामले के बारे में लिखा और इसकी रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत बताई। इधर अपने भीतर मैंने जान रही थी कि मैंने खुद को जिस अवसाद व अकेलेपन में धकेल रखा था उससे निकलने का यही एक रास्ता हो सकता था। मेरे दोनों संपादकों ने मेरा मनोबल और उत्साह बढ़ाया और मैं फिर से अहमदाबाद के लिए रवाना हो गई। ये दौरा मेरे जीवन में बदलाव लाने वाला साबित हुआ। अपनी यात्रा के 1 माह के भीतर ही मैंने कुछ अधिकारियों की मदद से फ़ोन कॉल रिकॉर्ड और आंतरिक टिप्पणियों को खंगाल कर 2 महत्वपूर्ण खुलासे किए, यानी 2 स्टिंग ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, 2 खुलासे इन्होंने 1 माह के अंदर किए। उन अधिकारियों के नाम हमेशा गोपनीय रहेंगे, यानी बताए नहीं जा सकते। मैंने उनसे खासी सतर्कता बरतते हुए संपर्क स्थापित किया। मुझे अच्छी तरह पता था कि वे ही मेरी एकमात्र उम्मीद है, लेकिन गुजरात जैसे राज्य में भरोसा जीत पाना आसान नहीं होता है। वहाँ तो जिन अधिकारियों ने ईमानदारी से अपना कर्तव्य पालन करने का फैसला किया उन्हें सरकार के कोप का ही शिकार होना पड़ा। कोप का यानी गुस्से का शिकार होना पड़ा। फिर इनमें से ज़्यादातर के साथ मेरी पहली बार मुलाकात हो रही थी। ऊपर से परिस्थितियों को जटिल करने के लिए मेरा तहलका का पत्रकार होना पर्याप्त था, क्योंकि उसका सीधा सा मतलब था ये निकलता था कि मैं स्टिंग करने के लिए हर वक्त खुफिया कैमरे से लैस हो सकती हूँ। यानी तहलका पत्रकार जो मैगज़ीन थी, वेबसाइट थी और जो संस्था थी वो है शायद अभी भी, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है। तो वो जो है इसीलिए माना जाता था कि वो जो स्टिंग करते थे, खुफिया ऑपरेशन करते थे और जो है सच्चाई जो है पब्लिक के सामने और आम लोगों के सामने लाते थे। लोग उनमें जो पत्रकार काम करते थे उससे जो है बहुत डर के, बहुत बच के रहते थे। हालांकि गुजरात में मैंने जो कुछ देखा हुआ था वो केवल गुजरात तक सीमित मसला नहीं था।
ईमानदार पुलिस अधिकारियों को निशाना बनाना उत्तर प्रदेश और मणिपुर जैसे राज्यों में भी आम बात थी। इन दोनों राज्यों से भी मैंने व्यापक रिपोर्टिंग की थी। फिर मुझे ये भी एहसास था कि इसी तरह का निशाना बनाया जाना ही आखिरकार मेरी मदद भी करेगा। यही हुआ भी। अंततः जिस अधिकारी ने सबसे ज़्यादा सनसनीखेज दस्तावेज मेरे सामने जाहिर किए, वो उस अधिकारी का बैचमेट निकला जिसके बारे में मैं पहले लिख चुकी थी। इससे संवाद कायम हो गया। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और दस्तावेजी सबूत हासिल करवाने वाले अधिकारियों की कारगर मदद मैंने आखिरकार उस साल का सबसे सनसनीखेज खुलासा किया। वो मुठभेड़ों के दौरान तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह और उच्च अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के कॉल रिकॉर्डिंग का ब्यौरा था। यानी क्या चीज़ थी जो बता रही हैं, जो सारे सबूत थे, वो मुठभेड़ के दौरान तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह जो बनाए गए थे, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग और जो टेक्स्ट में जो सबूत थे वो सब इन्होंने इकट्ठा किए, वो सारे सबूत। और कॉल रिकॉर्डिंग भी थी। कॉल रिकॉर्ड के साथ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की एक बड़ी विस्फोटक आंतरिक टिप्पणी भी थी। राज्य CID ने मंत्री की गतिविधियों की निगरानी की थी और उक्त टिप्पणी में आरोप लगाया गया था कि इन मुठभेड़ के बीच दरअसल मासूमों को मार डालने और उन्हें आतंकवादी करार देने की एक भयावह साजिश थी। ये खुलासा किया था राना अय्यूब ने। तो दोस्तों, ये जो है सारी बात मैंने आप लोगों के सामने रखी। ये पहले सीज़न का दूसरा एपिसोड है। बाकी आगे की बात जो है नेक्स्ट एपिसोड में आएगी इंशाल्लाह। और आप लोग इंतज़ार करिए, तब तक मैं उसकी तैयारी करता हूँ। इंशाल्लाह वो बात भी आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।